हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं विभू मिश्रा। आप चूँकि अब आप लोग 9वीं से 10वीं में आ गए हैं, तो 10वीं का जो है ये पहला लेसन है। लेसन नंबर फर्स्ट साइंस 1 में आता है ये गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे। तो आपको इस बार बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छे मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो हम आज पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत ज़रूरी है जो जान लेनी चाहिए। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो वह क्यों उनके दिमाग में गुरुत्वाकर्षण जो है जहन में इनको आया और उन्होंने इसकी खोज की और इतने फेमस साइंटिस्ट बने। सब लोग वो एप्पल गिरने की कहानी तो सब लोगों ने सुनी होगी। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हम इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्र बल, केपलर का नियम, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन और मुक्त वेग। ये जो है 6-7 जो पॉइंट्स हैं, आज हम ये पूरा इस लेसन में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 मिनट से कम का ही वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप जो है थोड़े थोड़े समय में पूरा लेसन कंप्लीट कर सकें। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के ग्रैंथम के निकट एक बुल्स थोरपे नामक गांव में हुआ था। और विज्ञान और इतिहास में ये सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। ये एक निर्धन जो है, बहुत ही गरीब फैमिली से, निर्धन फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये लेकिन इनकी फैमिली के लोग खेती करते हैं, यानी कि फार्मर के रूप में थे। लेकिन इनको खेती करने में इनका दिल नहीं लगता था, इसलिए ये सन 1961 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। और वहाँ से 1965 में कैम्ब्रिज में क्या हुआ, प्लेग फैल गया था। एक बीमारी है प्लेग जो कि फैल गई थी। तो वहाँ पे 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई थी। जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से स्कूलों की छुट्टी हो गई, सेम ऐसा ही सिचुएशन उस टाइम पर भी हुआ था। तो उसी दौरान जब छुट्टी मिल गई, तो उसी वर्ष वो उनके ऊपर सेव गिरने वाली घटना घटित हुई। और इस घटना से न्यूटन जी को चंद्रमा का उसकी कक्षा में बनाए रखने वाला बल तथा जो है गुरुत्व बल के बीच का संबंध और संभावना, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर करने के लिए इनको जो है प्रेरित किया। ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्कवर करनी स्टार्ट की। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इसी दौरान गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, यूनिवर्सल जो है गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल सिद्धांत खोजा। और विशिष्ट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले से, गुरुत्व बल के बारे में जानते थे, लेकिन वो लोग ये डिराइव नहीं कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और वो चीज़ समझने में असफल रहे। तो न्यूटन ने जो है गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया, मतलब खोजा। और प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांत के बारे में भी खोज की, उस पर कार्य किया। खगोलीय प्रेक्षणों यानी कि यूनिवर्स में भी इन्होंने अपना खोज जारी रखा। वहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। और एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, गणित की एक बहुत बड़ी शाखा, एक ब्रांच की खोज की, जिसे कैलकुलस कहते हैं। उसका उपयोग यह सिद्ध करने में किया जाता है कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। ये सारी चीज़ें जो है न्यूटन जी ने की। और न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के भौतिक विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। मतलब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का पूरा एक सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। और 17वीं शताब्दी के प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में जो है शामिल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, तो उसके बारे में कोई संदेह नहीं था कि इनका जो नियम है वो गलत है या सही है। तो न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इसके लिए ये सिद्धांत सरल व परिष्कृत हो गया।
मतलब सबसे सिंपल, और सब लोगों ने इसको पास कर दिया। और इसकी विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। तो ये हो गया न्यूटन जी के बारे में, जो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो आज हम इसमें हमारा पहला यहाँ पे याद करने वाली बात पॉइंट है कि किसी पिंड पर बल लगाने पर कौन कौन सा परिणाम होता है। तो जब भी हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि जो पिंड स्थिर है, रुका हुआ है, तो वो क्या हो सकता है, जैसे किसी पिंड पर हम बल लगा देंगे तो वो अगर पिंड स्थिर है तो वो क्या हो जाएगा, लुढ़क के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। या फिर कोई पिंड बहुत तेज़ी से आ रहा है और उस पर हम बल लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो सकता है, रुक सकता है। या फिर पिंड की चाल जो है बदल सकती है, यानी कि अगर बॉल स्थिर है, अगर हम बल लगाएंगे तो वो गतिशील हो सकती है। अगर बॉल को कोई बॉलर फेंक रहा है, बहुत तेज़ी से थ्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से बॉल जो है आ रही है और उस पर बैट से बल लगाया जाए तो बॉल को रोका जा सकता है। या फिर क्या एक सिचुएशन हो सकती है कि अगर बॉलर बॉल को फेंक रहा है और उस पर बैट से जो है बल लगाकर, ये बैट से बल लगाकर बॉल की दिशा भी बदल दी जा सकती है, हाँ, और उसकी गति भी बदली जा सकती है, उसकी चाल और दिशा बदली जा सकती है। और पिंड की चाल एवं दिशा दोनों बदली जा सकती हैं। और पिंड का आकार भी, बहुत ज़्यादा बल लगाएंगे बॉल पर तो इस पर प्रेशर डालेंगे तो बॉल पिचक सकता है, जो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि बल लगाने पर पिंड में परिवर्तन होते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि बल लगाने पर, किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड गतिशील हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि गतिमान पिंड स्थिर हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि पिंड की चाल बदल सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत साइकिल तेज चला रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे तो उसकी चाल कम हो जाएगी, ठीक है। पिंड की गति की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। और पिंड की चाल एवं दिशा दोनों बदल सकते हैं। या फिर पिंड का आकार तथा माप परिवर्तन हो सकता है। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो हो सकता है। इसके बाद दूसरा इसी में प्रश्न पूछा हुआ है कि आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात हैं। तो मुख्य रूप से आप लोगों ने बल के बारे में पिछले साल पढ़ा हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं कि गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, ये सब जो है जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, दो गतिशील विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, नाभिक में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स के मध्य लगने वाला बल, ये सारे जो है बल के प्रकार होते हैं। तो इसके बारे में जो है पूछा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इसके इतना है कि गुरुत्वाकर्षण एक वैश्विक बल है और यह किन्हीं दो पिंडों के मध्य में कार्य करता है। जैसे दो पिंड हैं तो दो पिंडों के बीच जो है ये बल कार्य करता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी और कोई गेंद ऊपर से नीचे गिर रही है तो पृथ्वी और उस गेंद के बीच ये बल कार्य करेगा, ठीक है। जो कि बहुत सी बातें हैं इसमें, आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच नहीं बल्कि किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। हमने यह कक्षा 8वीं में देखा ही है और इस बल की खोज कैसी हो इसे हम जानेंगे, ठीक है। मैंने अभी बता दिया है जो है साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में। तो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल होता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी तो मैंने बता दी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी क्यों, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया है कि ये यहाँ पे देखिए चंद्रमा को भी इन्वॉल्व किया है। तो ऐसा क्यों होता है मैं उसको आपको डिटेल में बता देती हूँ कि यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ने जब इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई चीज़ ऊंचाई से ज़मीन पर गिरती है तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। तो हम जानते हैं कि सभी ग्रहों और सूर्यों के चारों ओर चक्कर, सभी ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य है, जैसे ये हमारा सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि तो इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब ये चंद्रमा जो है ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसी इन सभी अवस्थाओं में जो वस्तु पर, मतलब जो चीज़ है उस पर ग्रहों तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए।
ऐसा ये और इस पे क्या है, ये आइजैक न्यूटन इस बात को समझ गए थे और इसके लिए ही सभी और इन सभी के लिए एक ही बल जो है कारण बनता है, वह उत्तरदायी होता है और इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के बारे में हम जो है अभी चर्चा किए थे। वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे और यहाँ पर अब देखिए, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और जब सेब उन पर गिरा, तब सेब की गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो वह चंद्रमा को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो क्या है, चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? तो चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने एक तर्क दिया, मतलब एक अपना कॉन्सेप्ट दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखा में गति नहीं करता, बल्कि वह पृथ्वी द्वारा अवश्य ही आकर्षित होता है। और लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, इसको समझने के लिए ये आपका जो है हमें समझना होगा ये क्रियाकलाप की कैसे जो है ये वृत्ताकार गति, किसी धागे का टुकड़ा लेकर उसके सिरे पर एक छोटा पत्थर बांध लेते हैं और उसको पकड़कर जब हम वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दिख रहा है आपको इस चित्र में, तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस पत्थर की गति को देखिए और उसकी पत्थर की गति को देखिए और उसके बाद क्या कीजिए कि धागे को अचानक छोड़ दीजिए। तो अगर हम फिर पत्थर की गति की दिशा देखिए, दिशा क्या होती है, तो धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में घूम रहा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है, जैसे जैसे ये घूमता रहता है, हर बिंदु पर इसकी दिशा और गति बदलती रहती है, परिवर्तन होती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या फिर त्वरण जो है वो इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। लेकिन जिस बल के कारण वह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील बनाए रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। मतलब ये सेंटर में, इसके केंद्र में जो है ये बल एक लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं या फिर अभिकेंद्र बल बोलते हैं। और इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से जो है गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा बनाती है। यहाँ पर देखिए, मुक्त रूप से जब ये छोड़ देते हैं तो आगे चला जाता है, तो ये वृत्तीय पथ पर एक स्पर्श रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये जो है बातें पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाती है। और यदि ऐसा कोई बल नहीं होता तो चंद्रमा एक समान गति से एक सरल रेखीय पथ पर चला जाता। मतलब ऐसे पृथ्वी पर न घूम के वो सीधा चला जाता, रेखीय गति में करता। लेकिन एक पृथ्वी सेंटर में है और चंद्रमा चारों तरफ घूम रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच एक अभिकेंद्र बल लगा हुआ है, जिसके कारण वो ऐसे घूम रहा है लगातार। जैसा पत्थर बांध के हम किसी भी रस्सी बांध कर किसी पत्थर को घुमाते रहते हैं। तो गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी और सेब की गति को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा ये प्रश्न उठना चाहिए। तो यहाँ पे जो गति का तीसरा नियम के अनुसार जब सेब पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी भी सेब को आकर्षित करना चाहिए। लेकिन गति के दूसरे नियम का भी यहाँ पे प्रयोग है कि दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पहला, दूसरा और तीसरा नियम 9th क्लास में पढ़ा हुआ है अच्छे से, मुझे पता है कि आपको ये याद होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ पे पृथ्वी की अपेक्षा जो सेब का द्रव्यमान है वो बहुत नगण्य है, ना के बराबर है। इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। और इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए किया जाता है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। और सौर मंडल में, सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क लगा के हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच बल विद्यमान है और
जो अभी मैंने आपको सब बताया है उसके आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही शिव और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच ये आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इस तरीके से जो है न्यूटन जी ने इन सब बातों का उल्लेख किया है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया है, पूरा वीडियो देख लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम अब बल गति के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आपके 3 नियम कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।